बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और इसमें मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से। तो इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है और मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो कौंसलेट कराची है, ये दो किस्म की एप्लीकेशन ऑफ़र कर रहा है, वीज़ा एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन वो ऑफ़र कर रहे हैं विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इटली में जाके एंट्री टेस्ट देना है। तमाम वो स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो एंट्री टेस्ट देंगे और उनका एंट्री टेस्ट या तो सिर्फ इटली में है या उन्होंने टेस्ट सेंटर जो है वो इटली में सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो जो है वो विज़िट वीज़ा, शेंजन विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। और उसके साथ जो एम्बेसी कह रही है कि वो आप डीओवी भी उसके साथ अप्लाई करें। डीओवी और विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये वन गो में आपने जो है वो अप्लाई करने हैं। और जिन स्टूडेंट का एडमिशन फ़ाइनल हो चुका है उनको वो स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए और प्लस डीओवी के लिए कॉल कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट, हमारा जो कंसर्न है इस वक्त, जो स्टूडेंट आई मैट के लिए रजिस्टर कर चुके हैं और उनका आई मैट पाकिस्तान में है, तो उनको एम्बेसी अभी कॉल नहीं कर रही। उनको एम्बेसी ने कहा है कि आप आई मैट के रिज़ल्ट का वेट करें और उसके बाद आई मैट के रिज़ल्ट के बाद जो है वो आप एम्बेसी से रब्ता करें। उनमें कुछ स्टूडेंट को उन्होंने कॉल्स भेजी हैं विज़िट वीज़ा प्लस डीओवी के लिए, लेकिन जब आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो कहते हैं कि चूँकि आपका एग्ज़ाम पाकिस्तान में लाहौर में है तो आप आई मैट के रिज़ल्ट का वेट करें और उसके बाद स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करें। तो ये ऑफिशियल पेज है जी इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद का, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ये हम जाएंगे उस अनाउंसमेंट की तरफ। ये अनाउंसमेंट है जी, स्टार्ट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। ये 31 मई 2021 को जो है ये अनाउंसमेंट उन्होंने दी और ये मेन पेज के ऊपर मौजूद है और इसमें सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी स्टार्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से। अब इसमें यहाँ पर दोबारा से उन्होंने लिखा हुआ है कि 15 जून से जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को। और उसमें जो है वो इंटरव्यू भी लेंगे और उसके बाद चेक लिस्ट भी उन्होंने एक अटैच की हुई है। वो कह रहे हैं जी उस चेक लिस्ट के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। और अगली चीज़ जो है वो उन्होंने लिखा है जी, आइल सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी नहीं है, बट द रियल प्रोफिशेंसी ऑफ इंग्लिश विल बी इवेलुएटेड इन द एम्बेसी ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इसमें मैं जनरली अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तो आपके पास आइल्स है या आप आइल्स दे सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है। आपकी प्रोफिशेंसी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब प्रोफिशेंसी जो है वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होगी तो ही और शी कैन प्ले, तो उसमें जो है वो स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है। तो मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप दे सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप आइल्स ज़रूर दें। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो आपके वीज़ा के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। अब इसमें जो आगे दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है वीज़ा स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद है डीओवी चेकलिस्ट। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस पर डीओवी की सारी डिटेल मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उसके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी। फिर उसके बाद है जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शेंजन। अब इसमें बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शेंजन है ये जनरल शेंजन विज़िट वीज़ा फॉर्म है। आप कोई भी फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली चूँकि आप इटली की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो फिर आप इनकी वेबसाइट वाला जो है वही आप यूज़ करें तो बेहतर है।
बाज़ औक़ात एम्बेसी जो है वो जनरल शेंजन वीज़ा फॉर्म जो फिल करके आप ले जाएं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है जी ये हमारा एम्बेसी का फॉर्म जो है वो फिल करें। तो बेहतर है कि आप ये इसी वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें और उसको फिल करें, जनरल शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करें। और इसी तरह जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टे करना है मोर देन 90 डेज़, तो वो भी यहीं से फॉर्म को डाउनलोड करें और उसको फिल अप करें। तो सबसे पहले जी हम देख लेते हैं स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। जी ये एक चेकलिस्ट है, जब आप जाएंगे इस पेज के ऊपर तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक एक डॉक्यूमेंट तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तमाम स्टूडेंट जो है वो माशाल्लाह समझदार हैं, तो आप ख़ुद इस वेबसाइट पे जाएं और जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें और इसके मुताबिक जो जो उन्होंने चीज़ डिमांड की हुई है उसको आप पूरा करें, ठीक है जी। और ये चेकलिस्ट जो है वो आपने डेट के साथ, सिग्नेचर के साथ या आपने एम्बेसी में साथ में वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा करानी है, ठीक है। ये नीचे आप देखें डेट और एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो जिस दिन आपने जाना है इसको आपने लेके जाना है, वहीं पे डेट डालनी है और वहीं पे आपने साइन करना है और ये वीज़ा एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें सबमिट करनी है वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो ये हो गया जी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए। इसमें दोनों डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसमें जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए भी ऑलमोस्ट यही लिस्ट है और स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी ऑलमोस्ट यही लिस्ट है। चलें इसको वन बाय वन रिव्यू भी कर लेते हैं। पहली जो है जी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आ जाएगा नेक्स्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। फिर उसके बाद जो है वो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं। उसके बाद पासपोर्ट जो है वो आपका 18 महीने तक वैलिड होना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि आप आपके जो पिछले पासपोर्ट हैं, अगर कोई और पासपोर्ट हैं आपके प्रीवियस और उन पे वीज़े लगे हुए हैं तो वो भी आप साथ भी लेके जाएंगे और उसकी कॉपीज़ भी कराएंगे, वीज़े वाली पेजेस की और मेन पेज की। तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी जी, पासपोर्ट, करंट पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट्स। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है जी। अब इसमें ये 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी आपको प्री एक्सेप्टेंस देती है, फिर आप प्री एनरोलमेंट करते हैं universitytally.it पे। उसके बाद जो है जिनका तो डायरेक्ट एडमिशन हो चुका है उन्होंने फ़ीस जमा कराई होगी, फ़ीस की रसीद आपको साथ में देनी है। उसके बाद जो है वो अगली चीज़ है फ़ीस की रसीद। फ़ीस जमा कराने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कन्फर्मेटरी लेटर इशू कर दिया है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपने फ़ीस जमा करा दी है, सो वो लेटर भी आपको चाहिए। तो ये 4 लेटर इस कैटेगरी में फॉल करेंगे एक्सेप्टेंस वाले में, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस वाले में जनरली 4 लेटर फॉल करेंगे, लेकिन जो एंट्री एग्जाम के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ प्री एक्सेप्टेंस और प्री एनरोलमेंट देंगे। जो एंट्री एग्जाम के लिए इटली जा रहे हैं विजिट वीज़ा पे, वो सिर्फ प्री एक्सेप्टेंस लेटर और प्री एनरोलमेंट या एनरोलमेंट जो है वो universitytally.it से वो देंगे एम्बेसी में। नेक्स्ट जो है जी ये हुई प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन। पहले एम्बेसी जो है वो एक अलग से फॉर्म दिया करती थी, अब तो वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी आप universitytally.it से रजिस्टर कर चुके हैं। सो ये 5 नंबर जो है ये इररेलेवेंट हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है जी। अब ये जो आ गया 6 पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा था कि जहाँ पर इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट या एडमिशन टेस्ट है, उसमें एम्बेसी कहती है जी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देना है और उसके साथ आपको 15 दिन का जो है वो मैक्सिमम आपको वो शेंजन टाइप सी विजिट वीज़ा जो है वो दिया जाएगा ताकि आप एंट्री टेस्ट दें और फिर वापस आ जाएं। और फिर अगर आप एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दोबारा फिर नेशनल वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे और वो उसके बाद जब आप एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद वो कहते हैं जी वीज़ा के लिए आपको लेके आना है एजुकेशनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, जिसकी बेस के ऊपर आपका जो है वो एडमिशन
एक्सेप्ट हुआ है। तो उसमें जो है मतलब जो लोग जा रहे हैं बैचलर्स डिग्री के लिए या सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री, जो MBBS है इटली में, वो सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री है 6 साल की, और बाकी जो कोर्सेज हैं वो बैचलर्स हैं। तो वो बैचलर्स वाले या सिंगल साइकिल मास्टर वाले आप जो है वो मैट्रिक की सनद और FSC की सनद IBCC से और मोफा से तस्दीक शुदा लेके जाएंगे। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स डिग्री में, तो वो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से और मोफा से तस्दीक करा के लेके जाएंगे। तो अभी जो है रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं मोफा में, मोफा आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल तस्दीक करके दे रहा है, फोटोकॉपीज तस्दीक नहीं करता। सो आप सिर्फ ओरिजिनल तस्दीक करवाएं और ओरिजिनल को तस्दीक करवाने के बाद उसकी फिर फर्दर जितनी मर्जी कॉपीज करा लें फर्दर यूज़ के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते रहे हैं कि जी कितनी कॉपीज तस्दीक करानी है। तो मोफा जो है अब कॉपीज तस्दीक नहीं करती, किसी भी किस्म की कॉपी तस्दीक नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तस्दीक करता है मोफा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, ये जो मैंने आपसे पहले बोला कि DOV। अब वो कहता है जी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए जो है वो क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड और नॉट। अब ये कह रहे हैं जी आपने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना है कि उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो वो जनरली सब यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। उसका भी एक फॉर्म है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद है वो फॉर्म, मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। जो DOV रिक्वेस्ट फॉर्म है उसको आप फिल करें और अपने जो DOV के बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जो है वो मुकम्मल करके साथ लेके जाएंगे। और 9वें नंबर पे आ गया जी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी इफ रिक्वायर्ड। तो ये मैंने बोला जो भी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ये फर्स्ट ट्यूशन फ़ी जो वेरी करती है 156 यूरो से लेके 250 यूरो तक डिपेंडिंग अपॉन मुख्तलिफ मतलब रीजन्स में, तो ये आपने जो है वो जमा करानी है यूनिवर्सिटी में। उसकी आपको एक रसीद मिलेगी, जैसे भी आप जिस तरीके से भेजेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिसिप्ट आ जाएगी, अगर किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, किसी मनी चेंजर के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई प्रूफ देगा। और जब ये पेमेंट आपकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक फाइनल एडमिशन लेटर इशू करेगी। सो वो भी आपने साथ में एम्बेसी लेके जाना है। अब नेक्स्ट नंबर 10 पे है जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स इकोनॉमिक स्टेटस। जी ये वो तमाम स्टूडेंट जो इटली में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे करने हैं। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स उनको लेके जाने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, इधर विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। तो इसमें जी पहला है जी एफिडेविट बाय स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। जी ये आपका जो भी स्पॉन्सर होगा, मिसाल के तौर पे आपके वालिद आपके स्पॉन्सर हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे 50 रुपये या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर, और उसमें वो लिखेंगे अपनी डिटेल लिखेंगे, जी मेरा ये नाम है, मेरी ये वल्दियत है, मैं इस जगह पे रहता हूँ, और ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है। अगर उनका पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर भी लिख दें, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। ये पहले पैराग्राफ में उनका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका उनके साथ रिलेशनशिप आएगा कि जी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और ये इटली में फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मतलब इसने अप्लाई किया है और पढ़ने जाना चाह रही है, और उसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये उसका CNIC नंबर है, मतलब सारी स्टूडेंट के हवाले से डिटेल और रिलेशनशिप का प्रूफ। ठीक है जी, डिटेल्स रिलेशनशिप की वो आप लिखेंगे। उससे अगले पैराग्राफ में वो लिखेंगे कि जी मैं जो है वो अपनी इनकम मेंशन कर दें, बेहतर है कि जी ये मेरी मंथली इनकम है या ये मेरी एनुअल इनकम है, रुपीज़ में भी लिखें और एस्टिमेटेड यूरोज़ में भी लिखें। और मैं जो है इस स्टूडेंट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 इयर्स, अगर 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तो उसमें
अगर MBBS के लिए जा रहे हैं तो वही 6 साल की डिग्री के दौरान मैं इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी, अगर वालदा है तो करूँगी, वालिद हैं तो करूँगा। इस तरह से करके आपने एक फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट तैयार करना है, और उसको तैयार करने के बाद आपने किसी भी कचहरी में जाना है, ज़िला कचहरी चले जाएं, सिविल कोर्ट चले जाएं, सेशन कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, वहाँ पर नोटरी पब्लिक बैठे हुए होते हैं, उनसे तस्दीक लाजमी करानी है, आपने एफिडेविट की तस्दीक करानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इकोनॉमिक स्टेटस के लिए वो बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट के साथ एक जो एडिशनल चीज़ वो मांग रहे हैं वो बैंक का एक लेटर मांग रहे हैं जिसमें अकाउंट ओपनिंग डेट और साथ में जिसमें ये भी लिखा हो कि इसका सिग्नेटरी कौन है, इंडिविजुअल अकाउंट है, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जो भी अकाउंट की डिटेल है वो उस लेटर में अलग से वो देंगे। और बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की लेके जानी है, 6 महीने की, और उस स्टेटमेंट में कोशिश करें कि आपका बैलेंस जो है वो 15 से 20 लाख के करीब जो है वो मेंटेन हो तो बहुत बेहतर है। 10 लाख तक भी शायद काफ़ी हो जाएगा, लेकिन 15 से 20 लाख जो है वो एक रीज़नेबल मतलब अमाउंट बन जाती है, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जी रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आगे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये भी है या तो आप ले जाएं इसके लिए बे फॉर्म ले जाएं, या इसके लिए आप FRC ले जाएं, वो दोनों काम करेगा। नंबर 12 पे भी लिखा हुआ है FRC, और यहाँ पर भी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो FRC काम कर जाएगा। तो FRC दे दें या बे फॉर्म दे दें या बर्थ सर्टिफिकेट दे दें, व्हाट्सएवर जो भी आप देना चाहें। उसके बाद है जी टैक्स रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। सो पिछले 2 साल की बैंक स्टेटमेंट। तो अभी ये है जी 2021, एक 21 की आपको चाहिए और एक 20 की बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए। टैक्स रिटर्न भी बहुत इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, मेरे से रब्ता करते हैं जी वो एजेंट जो है वो 20,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है रिटर्न का, और रिटर्न भी वो मतलब आई डोंट नो, मतलब जो मुझे समझ आई वो रिटर्न सही नहीं बनाएंगे और बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो जो आपका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करें, उसको एस्टिमेटेड फिगर्स पे या रॉन्ग फिगर्स के ऊपर नहीं कैलकुलेट करें, वो कल को आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। एजेंट तो आपसे 20-30 हज़ार रुपये लेके तो उसके बाद गायब हो जाएगा, बाद में FBR वालों ने आपको तंग करना है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। सो जो आपकी एक्चुअल इनकम है, जो आप शो करना चाहते हैं, जिसको आप साबित कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करें। और मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में वीडियो बना के आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपने इनकम टैक्स के लिए अपना अकाउंट या NTN कैसे बनाना है और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। सो यू कैन डू इट। मैं इस बात को रिपीट करूं, मेरा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि जो लोग मेरे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो अपनी एफर्ट पे सब कुछ करके जाएं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, वो बाहर मारे ना फिरें एजेंट्स के पास और उनके हाथों लुट ना जाएं। कुछ स्टूडेंट ने मेरे से रब्ता किया, एजेंट्स ने उनको लूट लिया और उनका एडमिशन भी नहीं कराया। तो मेरी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टूडेंट इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि वो अपना एडमिशन खुद से अप्लाई कर सके, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में स्टूडेंट क्यों जाना चाहते हैं एजेंट के पास। हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे चले जाएं, मेरे अलावा और हज़ारों लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं गाइड करने के लिए। आप जिस मुल्क जाना चाहते हैं उस मुल्क के फेसबुक के पेजेस स्टूडेंट ने बेशुमार बनाए हुए हैं, स्टूडेंट नए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, इनकमिंग स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए हर किस्म की गाइडेंस वो देते हैं फ्री ऑफ चार्ज, हर किस्म की हेल्प करते हैं। तो वहाँ एजेंट की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट जो है वो एजेंट के पीछे भागते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। तो टैक्स रिटर्न के हवाले से मैंने बता दिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक आध दिन में वीडियो बना के तो आपको ये भी गाइड कर दूं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न भी खुद फाइल कर लेंगे 2 साल की, और आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम
रिसोर्सेज ऑफ द स्पॉन्सर अकाउंट होल्डर। इसमें जो भी है, अगर तो आपने टैक्स रिटर्न दे दी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो जॉब से मतलब जो भी उनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, अगर उनको पेंशन आती है तो पेंशन बुक, या और भी जो भी मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बिजनेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, कहीं पे वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पूरी करनी है। उसके बाद अब लिखा हुआ है जी नंबर 11 पे वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट एंड कॉपी। ऑल्दो पहले मैंने आपको पढ़ दिया एडवर्टीजमेंट में, अनाउंसमेंट में, उन्होंने अनाउंसमेंट में लिखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम असेस करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। लेकिन मेरी सजेशन फिर वही है, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करके रिजल्ट लेके जाएं। फिर है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा प्लस फोटोकॉपी। ये नादरा से आप FRC ले लें और इसको मोफा से तस्दीक भी करा लें तो बेहतर है, ना भी कराएं तो भी चल जाएगा। फिर एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली। अब आपने वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा एक वीडियो बना के कि आपने कैसे ऑनलाइन बुकिंग करनी है किसी ना किसी होटल की या किसी ना किसी स्टूडेंट हॉस्टल की इटली में। तो वो आपने सिर्फ बुकिंग करनी है, पेमेंट नहीं करनी, कोई भी परचेज नहीं करना आपने होटल या हॉस्टल, सिर्फ आपने बुकिंग करनी है। और आपने ऐसे होटल या हॉस्टल तलाश करने हैं जो एडवांस पेमेंट नहीं मांगते और जो आपसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल भी नहीं मांगते, तो उनको जो है वो आप प्रेफर करें और वहाँ से जाके आप जो है वो बुकिंग करेंगे। कम अज़ कम जो है वो आप कह लें 15 या 20 दिन की। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो बुकिंग करनी है आपने वीज़ा एप्लीकेशन के डेट्स के हवाले से करनी है। जो भी आप डेट्स वीज़ा एप्लीकेशन पे लिखेंगे उन्हीं डेट्स की आपकी बुकिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि वीज़ा एप्लीकेशन पे आप डेट लिख रहे हैं कि आप 1 नवंबर को पहुंचना चाहते हैं इटली में या किसी भी मुल्क में, और आप बुकिंग कर रहे हैं 5 नवंबर से, या बुकिंग आप कर रहे हैं 27 अक्टूबर से। सो दिस इज रॉन्ग। सो जिस डेट को आपने वहां पहुंचना है उस डेट से ऑनवर्ड जो है वो आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। 15-20 दिन के लिए काफ़ी है, ऑनवर्ड फिर आप कोई अकोमोडेशन तलाश कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सेप्टेबल। उसके बाद है जी 14 नंबर पे फ्लाइट बोर्डिंग राउंड ट्रिप फॉर वीज़ा अप टू 90 डेज और वन वे वीज़ा फॉर मोर देन 90 डेज। अब इसमें यह है जी जो है आपका राउंड ट्रिप 90 डेज, जैसे वो आप जा रहे हैं विजिट वीज़ा पे एंट्री टेस्ट देने, तो फिर आपको राउंड विजिट करना है, जाने की और आने की दोनों की टिकट बुक करनी है। और वो कोशिश करें कि आप 12वें या 13वें दिन जो है वो वापसी की टिकट कर लें। मिसाल के तौर पे आप 1 नवंबर को जा रहे हैं तो 12 या 13 नवंबर को वापसी की टिकट आप ले लें। ये भी आपने सिर्फ रिजर्वेशन करानी है, पेमेंट नहीं करनी। या खुद भी ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके कैसे आपने रिजर्वेशन करनी है, उसके लिए किसी पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो रिजर्वेशन करने के बाद आप उसका प्रिंट निकालें और वो आप लगा दें। टिकट आपने तब खरीदना है जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाए। वीज़ा स्टैंप के बगैर आपने टिकट नहीं खरीदना, वरना आपका वो टिकट ज़ाया होने का खतरा है अगर आपका वीज़ा ना अप्रूव हुआ। और जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं वो 1 वे टिकट लेंगे सिर्फ जाने के लिए। वो बुकिंग में 1 रिटर्न भी शो कर सकते हैं, 350 360 डेज का रिटर्न। मिसाल के तौर पे आप 1 नवंबर को जा रहे हैं और तो आप 30 जुलाई की रिटर्न भी ले सकते हैं रिजर्वेशन की हद तक। लेकिन जब आपने वीज़ा स्टैंप होने के बाद जाना है तो आप 1 वे टिकट लेके चले जाएं, रिटर्न टिकट साल बाद की लेके चले जाएं, वो आपकी चॉइस है। तो ये हो गया जी फ्लाइट बुकिंग के हवाले से। उसके बाद है जी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, मिनिमम कवर 30,000, वैलिड फॉर 1 ईयर और 15 डेज प्लस फोटोकॉपी। अब ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ सवाल पूछ रहे होते हैं जी ये कैसे होगा, कौन करेगा, क्या तरीकाकार है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो जनरली कॉस्ट करती है 10,000 से 13-14,000 के दरमियान। जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है 10,000 से 13-14,000 के दरमियान रेट चल रहा है। इसमें वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बना के देंगे जिसका मिनिमम कवरेज जो है वो 30,000 यूरो होगा फॉर 1 ईयर
और इसमें जो है वो डेथ की सूरत में आपको वापस भेजने के इंतजामात भी कवर करेगा। वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कवर करेगी। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई जी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जी एन एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड चेकलिस्ट मे रिजल्ट इन रिजेक्शन। एम्बेसी रिजर्व्स द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल अपीयरेंस। Any forged, fake document or passport will be reported to the relevant authorities। जी ये जो आखिरी पॉइंट है इस पे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ। यूरोप में फॉर्जरी जो है वो बड़ा सख्त जो है वो रूल है। परजरी, फॉर्जरी, ये जो है वंस आप ब्लैक लिस्ट हो जाएं तो फिर पूरी यूरोपियन यूनियन में जो है वो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। सो मेरी सजेशन यही है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे जी बना लो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं चेक करता, कोई मसला नहीं है, हम भी ऐसे ही आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ये कदम मत उठाइएगा। कोई भी गलत फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि जी फलाना एजेंट कह रहा है जी हम ऐसे बना देते हैं, फलाना बैंक वाला कह रहा है जी हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जनरली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो आप जमा कराते हैं ये वेरीफाई होती हैं, और जनरली ये वेरीफाई करते हैं हेड ऑफिस से, आपकी ब्रांच से वेरीफाई नहीं करते जनरली। और ये थर्ड पार्टी के थ्रू उमूमन वेरीफाई करते हैं, और उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तो फिर आपके वीज़ा में प्रॉब्लम बनेगी। तो जो भी जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है, परेशान ना हो, नो प्रॉब्लम, आप वो सही डॉक्यूमेंटेशन दें, गलत डॉक्यूमेंटेशन से परहेज़ करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर वीज़ा रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन फॉर वीज़ा जो है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दी हैं। अगर इसके अलावा फर्दर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ फर्दन सब क्वेरीज को आंसर कर दूँ। फिर भी अगर कभी कोई रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी अब बता दिया हुआ है, अगर किसी को डिटेल में कोई बात पूछनी है तो वो व्हाट्सएप भी मुझे कर सकता है, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल भी कर सकता है, नो इश्यूज़। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम विज़िट वीज़ा डिस्कस कर लेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम स्टूडेंट वीज़ा डिस्कस कर लेंगे, और फिर लास्ट पार्ट में जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर DOV डिस्कस कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।